नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं हूं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी खबर सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। मैं विजय प्रताप यादव, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। चुनाव की दुनिया में इस समय 2022 के विधानसभा चुनाव का यूपी में बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दी हैं। वहीं पर आजमगढ़ जनपद के बहुजन समाज पार्टी से सगड़ी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर सगड़ी विधानसभा से शंकर यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। हम चलते हैं शंकर यादव जी के आवास पर और शंकर यादव जी से बात करते हैं कि उनकी राजनीतिक क्या परिचय है, कब से राजनीति शुरू किए और वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी में आने का क्या मकसद है, और सगड़ी विधानसभा के रुके हुए विकास कार्य को अगर उनको जनता आशीर्वाद देती है तो कैसे गति देंगे। हम शंकर यादव जी से बात करेंगे। धन्यवाद। सर, सबसे पहले अपना आप परिचय दीजिए। मेरा नाम शंकर यादव है और पूना पर बड़ा गांव में मेरा घर है और सगड़ी विधानसभा में 40 साल से समाज सेवा में लगा हूं। सर, आप अपनी राजनीतिक कैरियर कब से शुरू किए थे? राजनीतिक कैरियर का शुभारंभ जो है 1980 में मैंने शुरू किया था। सिविल हाई स्कूल की परीक्षा में जनता इंटर कॉलेज बाजार गोसाई से किया। इसके बाद स्मिथ इंटर कॉलेज से किया। 80 में सिवली कॉलेज में एडमिशन लिया था और 10 दिन एडमिशन के लिए हुआ था। तब तक वहाँ प्रिंसिपल थे मोहसिन खान। इम्तियाज बेग और जुल्फिकार बेग छात्र नेता थे। उनको कॉलेज से निकाल दिया गया था आंदोलन के चक्कर में। हम थे और बाबू सुनील सिंह थे, इस समय कांग्रेस में हैं। हम दोनों लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठे दूसरे दिन ही रात में पूरी पीएसी आई और जैसे गेंद को फेंका जाता उसी तरह हम लोगों को उठा करके ट्रक में फेंक करके जेल में डाल दिया। महीनों भर जेल में रहे, जेल से निकले। इसके पहले जाने के बाद तमाम लोग थे, सब लोग बारी बारी सब लोग जेल पहुंचे। हम लोगों के बड़े लीडर थे बाबू बंस बहादुर सिंह, ये भी जेल पहुंचे। सुधाकर सिंह थे। सबसे कम उम्र का मैं ही जेल में गया था और महीने भर रहने के बाद जेल से हम लोग बाहर आए। भाई विजय प्रकाश सिंह भी थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, चेयरमैन रहे। 1982 में दीक्षांत समारोह था कुबा डिग्री कॉलेज में। नहीं, उसके पहले 80 में ही जनता पार्टी टूट गई थी और सारनाथ में राष्ट्रीय अधिवेशन था, कैंप चल रहा था। उस समय बलिया के बाबू मैनेजर सिंह थे, गौरी भैया, राम गोविंद चौधरी और गोरखपुर के तमाम नौजवान थे। तो हम लोग कैंप में, हर कैंप में सबको खाना खिलाने के लिए लगती थी ड्यूटी, तो हम लोग खाना खिला रहे थे। तो उस समय थोड़ा सा बलिया के लोगों से हूटू हो गया, वो मजा लेने लगे। किसी तरह से 15 दिन का कैंप खत्म हुआ। फिर बेनियाबाग में रैली होनी थी। पीलू मोदी जी जिंदा थे तो ट्रैक्टर पर रथ बना, रथ पे माननीय चंद्रशेखर जी और पीलू मोदी जी चल रहे थे। हम लोग नारा लगा रहे थे। मैं बहुत ही दुबला पतला था, थोड़ा लंबाई हमारी ज़्यादा थी। तो नारा लगाते लगाते उस समय एक नारा दिया था। माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जिंदा थी तो हमने एक नारा लगाया कि रूस की बिल्ली दिल्ली छोड़ो, जाके इटली होटल खोलो। इस नारे पर काफ़ी पीलू मोदी जी उत्साहित नजर आ रहे थे। बार बार इस नारे को सुनने के लिए वो उत्साहित कर रहे थे।
वहीं मैं चंद्रशेखर जी के नजरों में आ गया। फिर वो आए थे कुबा डिग्री कॉलेज दीक्षांत समारोह में। हम लोग बाबू बंस बहादुर सिंह के साथ रहते थे, साथ चलते थे। और राजनीति में बाबू बंस बहादुर सिंह मुझे ले आए जब 80 में उन्होंने जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। और कुल मिला जुला के आपके कहने का मतलब है कि बंस बहादुर सिंह के माध्यम से आप राजनीति में आए, और जब वहाँ पर कैंप चल रहा था उसी समय आप जो है कि चंद्रशेखर जी के साथ आए। आपने रूस की बिल्ली दिल्ली छोड़ो का नारा लगाए, उससे आपसे वो लोग प्रभावित हुए और आपको अपने साथ लिए। तब से आप राजनीति कर रहे हैं और अब तक बहुत आपने उतार चढ़ाव देखा, बहुत पार्टियों के साथ रहा, अपनी भी पार्टी बनाए। और 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी आप पर भरोसा जताई हैं और आजमगढ़ जनपद के 345 सगरी विधानसभा से आपको प्रत्याशी भी घोषित कर दी हैं। जिस अभी एक हफ्ते पहले बड़ा उथल पुथल हो रहा था कि कौन सगरी से बसपा का प्रत्याशी होगा, तमाम नाम आ रहे थे, सभी अटकलों पर विराम लग गया और आपको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। अब आप बहन जी को कैसे विश्वास में लेंगे और सगरी की जनता को कैसे विश्वास में लेंगे? अगर आपको सगरी की जनता विश्वास करती है, आप पर भरोसा जताती है, तो कम से कम 4 दशक से सगरी विधानसभा पिछड़ा हुआ इलाका है, चाहे अजमतगढ़ हो, चाहे हरैया हो, तमाम किस्म की परेशानी है। आप जनता के दिलों को कैसे जीतेंगे? और आशीर्वाद मिलता है तो फिर 5 साल आपको समय मिलेगा। सगरी का रुके हुए विकास का कैसे विकास करेंगे, इस पर आप बताएं। राजनीति में पहले थोड़ा सा आगे बढ़ के बता दे रहा हूँ। 1983 में 82 में पहले कदम कुआं पटना, शताब्दी से कदम कुआं पटना की पदयात्रा, उस समय सिविल कॉलेज में स्टूडेंट था। वहाँ जाने के बाद और चंद्रशेखर जी के नज़दीक हो गया। फिर 1983 में कन्याकुमारी से दिल्ली की पदयात्रा शुरू हुई। उस समय पिताजी हमारे कलकत्ता में रहते थे, उषा कंपनी में एक मजदूर थे। किसी तरह से माँ से शंकर जी से हम बात कर रहे थे और जैसे ही माँ का शब्द आया उनका गला भी भर गया, आंसू भी भर गया। माँ ऐसी चीज़ होती है कि सबके सामने यही होता है। लोग कहते थे कि ना बाप का प्यार ना माँ की मार। तो अभी आप लोग देखे हैं, अभी हम अपनी बात को विराम दे रहे हैं और फिर शंकर जी से बात करेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। माँ के यहाँ से शुरू किए और उनका गला भर गया, तो फिर हम थोड़ा 5 मिनट का आपका टाइम लेते हैं। अब 5 मिनट के बाद फिर हम शंकर जी से बात करते हैं और आगे की और बात करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। धन्यवाद। आपके यहाँ से आप शुरू किए, फिर आप रुक गए। तो मैंने माँ से 100 रुपया, माँ ने फीस के लिए मैं मांगा था कि फीस देना है, माँ जो है दे दी। और मैं सीधे इलाहाबाद गया। हमारे बड़े भाई कहूँ या मार्गदर्शक कहूँ, डॉक्टर अमनु सिंह के यहाँ। वहाँ से मैं ट्रेन पकड़ के भागा चला गया बम्बई, और बम्बई से रिश्तेदारों के यहाँ एक दिन रुका और उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हुई कि भाई ये अकेले कहाँ जाएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर जी कन्याकुमारी पहुँच चुके थे। वहाँ पहुँचने के बाद मैं भी ट्रेन से चल दिया। उस समय रिजर्वेशन नहीं मिला, तो वो क्या नाम है, जो जनरल बोगी होती है, पैर सूज गया वहाँ पहुँचते पहुँचते। अंग्रेजी आती नहीं थी, वहाँ का रिक्शा वाला भी अंग्रेजी बोल रहा था, या तो तमिल बोल रहा था, कन्नड़ बोल रहा था। तो किसी तरह मैं थोड़ा अंग्रेजी टूटी फूटी बोलते हुए माननीय चंद्रशेखर जी के पास पहुँचा। डाक बंगले में रुके थे। फिर वहाँ से उन्होंने कहा बेटा आ गए। फिर वो अपनी एक धोती दिए, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं थे। एक पजामा था, एक कुर्ता था, और एक अपना कुर्ता दिए। वो पहन के हम लोग पदयात्रा शुरू कर दिए। 6 महीना पैदल चल करके मैं काफ़ी नज़दीक हो गया उनके। मीडिया में हर जगह लोग देखने लगे।
फिर दिल्ली आए, हम लोग एक आश्रम बनाए, आश्रम पर रहने लगे। थोड़ा हमारे अगल बगल के पट्टेदार थोड़ा हमसे नाखुश थे, जो नहीं करना चाहिए वो भी किए लोग, लेकिन भगवान की दया से हम बच गए। हत्या भी करने की साजिश लोग रचे, लेकिन उसमें भी बच गए। और फिर जो है मैं जनता की सेवा में लग गया। 83 में का 82 में ही मैं बीएसएफ के लिए सेलेक्ट हो गया था, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि माँ बाप का इकलौता बेटा था। माँ नहीं जाने दिया, जो आज हमारे साथ नहीं है। पिताजी भी चले गए। तमाम 1983 में 81 में एक काउंटर हुआ था चंद्रदेव चौहान का करखिया में। शीतला प्रसाद दरोगा थे, उनका काउंटर किया था। वो बुजुर्ग थे, करीब 10 किलो का हाइड्रोसिल था उनका, और काफी हमने उस लड़ाई को लड़ा। नत्थनपुर में महेंद्र यादव का काउंटर हुआ था, काउंटर करके मार दिए थे, पसली टूट गई थी जीयनपुर में। उस लड़ाई को लड़ा हमने। मालटारी में छात्र आंदोलन चल रहा था, उसमें मैंने भाग लिया तो मेरे ऊपर लाठियां बरसी थी। मोहन राम दरोगा थे जीयनपुर में, पैर की हड्डियां अंदर टूट गई थी, आज भी है वो। 85 में महुला बंधा कटने जा रहा था, 36 घंटा चक्का जाम किया था। अशोक कुमार प्रियदर्शी जी कलेक्टर थे उस समय, मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी थे। वो आए और काफी उन्होंने बंधे के बचाव के लिए पैसा सैंक्शन किया था। आज महामहिम ठाकुर चौहान जी और कई ठेकेदार लोग थे, उस समय ठेकेदारी लोग करते थे। काफी हो हल्ला के बाद काम शुरू हुआ, बंधा बचा, आंदोलन चलता रहा। कैसी बात महुला में भूख हड़ताल किया, कैसी बात बता मठिया में गांव कट रहा था, बलुआ में, धुसवा में, वहां मैंने आंदोलन किया। और 2010 में पूर्वांचल राज्य अलग करो के लिए नारा लगाया और 11 दिन मेरा भूख हड़ताल चला था कलेक्ट्रेट में। बहन मायावती जी उस समय मुख्यमंत्री थी और 4 प्रांतों का उन्होंने बिल पास करके हाउस से, विधानसभा से केंद्र को भेज दिया। तब से आंदोलन और जनता के बीच में जब भी बाढ़ आती है उसमें रहता हूँ। जो भी मुझसे बनता है समाज से मांगता हूँ, ले जाके बांटता हूँ। आग लगती है उसमें समाज से मांगता हूँ, ले जाकर देता हूँ, क्योंकि दुखिया ही जाने दुखिया की हाल। तो कहने का मतलब आपका है कि आपका कहने का मतलब है कि मैं बहुत जल्द झेलते झेलते यहाँ तक पहुँचा हूँ और दुखिया ही जाने दुखिया की हाल की बात पे भी आप रो पड़े। और आप सगड़ी विधानसभा की जनता के लिए, आजमगढ़ की जनता के लिए आपने बहुत कुछ किया और अब की बार आपको मौका मिला है। बहन कुमारी मायावती जी ने आपको आशीर्वाद दिया है, तो अब इसी क्रम में आप दवरांचल की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? उनको क्या आप कुछ करना चाहते हैं? इसके बाद मैंने जब भी चुनाव की मंशा करता था तो आदरणीय चंद्रशेखर जी कहते जाओ बेटा लड़ो, जो भी उनसे मदद बनती तो करते थे, मेरे लिए आते थे। प्रधानमंत्री से तभी मेरे घर आए थे। इसके बाद वो भी चले गए। मैं फिर तमाम इधर उधर भटकता रहा, लेकिन समाज का सेवा नहीं छोड़ा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जैसे महान विभूतियां, संत महर्षियों ने एक मंत्र दिया था कि घर मंजिल ढूंढना है तो खुद का रहनुमा बन, भटका है अक्सर जिसको मिला सहारा। इस मंत्र को दोहराते हुए और उन्होंने कहा जो आदमी जहां काम करेगा आज नहीं तो कल वहां का नेता होगा। उसी मंत्र के साथ मैं समाज में घूमता रहा, चलता रहा। बसपा में भी मैं रहा। बालकृष्ण चौहान जी को मैं भीख मांग करके जनता से पार्लियामेंट में पहुंचाने का काम किया, सगड़ी से। 2 जिला पंचायत मैंने जितवाया। रामवृक्ष गौतम बेरमा क्षेत्र से, श्यामलाल
साथ जो हैं वो मालटारी से घर घर घूम करके वोट की भिक्षा मांग करके इन लोगों को जिताया था। आज भी लोग ये आसान मानते हैं। थक हार करके मैं एक मित्र थे, उनसे बात हुई, उन्हें बहन मायावती जी से मिलवाया। मैं अपने समाज के सर्व समाज के जो महान विभूतियां पैदा हुई उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बहन जी को प्रणाम करते हुए, मान्यवर कांसी राम जी को चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, डॉक्टर भीमराव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनके माता पिता के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, जो स्नेह बहन मायावती जी ने दिया, जो सम्मान दिया, मैं उनका ऋणी हूं। और सगड़ी की जनता में उसी आशा विश्वास के साथ उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया। और दलित समाज से लेकर सारे समाज के लोग आज मेरे साथ आशीर्वचन दे रहे हैं कि शंकर जी, हम लोग सब लोग आपके साथ हैं, क्योंकि आपको इस बार मौका मिल गया है। आपके त्याग और तपस्या का सारे समाज के लोग ऋणी हैं। हम उसको उतारना चाहते हैं। बहन जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जो मेरे जैसे आदमी को उन्होंने विश्वास जताया है। अगर सगड़ी की जनता मुझे हाथ मजबूत करती है, उस लायक बनाती है, तो सगड़ी की जो विकास के रास्ते बंद कर दिए गए हैं 20 साल 30 साल से, क्योंकि नेता के रूप में सगड़ी से एक बार रामसुंदर पांडे जी चुनाव जीते थे। उन्होंने कुछ काम किया था विकास का, शिक्षा की ज्योति जलाई थी जगह जगह। बाबूराम कुंवर सिंह जीते थे, वो भी तमाम नौकरियां दी। लेकिन इसके बाद से पंचानन राय जी थे, वो भी कुछ विकास के काम किए। और हमारे क्षेत्र में मैं कल्पनाथ राय जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने जहां लोग शादी विवाह के लिए नहीं जाते थे, जैसे भैंसाड़ वैसाड़, इधर पुल दिया उन्होंने, ऐसा पुलिया नहीं दिया, पुल दिया, जो आज विकास के रास्ते का एक मुख्य मार्ग भी है, वही है। हमारे देवरांचल में रास्ता है ही नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल तक जाते जाते एरिया डगर करके मृत्यु हो जाती है उसकी। बच्चे स्कूल नहीं आ पाते, बाढ़ का समय रहता है, डूबी हो जाती है। तो ऐसे विकास के लिए कम से कम रास्ता, पुल पुलिया बन जाए, ताकि वो भी मुख्य धारा में जुड़े। बरसात में मुख्य धारा से कट जाते हैं, जैसे लगता है लंका हो गया है। रसीदाबाद यहीं बगल में गांव है, जब बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है तो लंका हो जाता है। वहां भी मैंने मदद किया, नाव भेजा लोगों को आने जाने के लिए। आज वो लोग भी सब लोग साथ में खड़े हैं, नौजवान साथ में खड़ा है, मजदूर साथ में खड़ा है, किसान साथ में खड़ा है। सर्व समाज के लोग, कोई ऐसा नहीं है जो मेरे साथ न हो। सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि शंकर यादव, आज हम आपके साथ हैं। जहां कहीं हम घूमने के लिए तैयार हैं। मैं सबके चरणों में सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं कि वो मेरे आशीर्वाद दें। और 22 तारीख को हाथी की बटन दबा करके, अरे 7 तारीख को, 7 मार्च को हाथी की बटन दबा करके शंकर यादव को भारी मतों से जिता करके विधानसभा में भेजें। और सगड़ी का विकास का रास्ता उसी दिन से खुल जाएगा जिस दिन मुझे विधानसभा में भेज देंगे, क्योंकि धन का सागर राजधानी है, सरकार है, किसी की सरकार रहेगी, विकास कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं विकास की गंगा कहां बंद है, उसको लाने के लिए भगीरथी प्रयास करूंगा और विकास की गंगा को सगड़ी में ला करके छोड़ूंगा। और बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग करूंगा, क्योंकि आज बहन जी के कार्यों को लोग सराहना कर रहे हैं। चाहे वो
सफाई कर्मी के रूप में हो, चाहे वो एक्सप्रेसवे के रूप में हो, चाहे वो तमाम विद्यालय, चाहे पॉलिटेक्निक हो, मेडिकल कॉलेज हो। पहले जो है मेडिकल कॉलेज के लिए, डॉक्टर बनने के लिए हमारे पूर्वांचल के, हमारे जिले के पूरा पैसा दूसरे जगह प्रांतों में जाता था, कर्नाटक में जाता था, महाराष्ट्र में जाता था। सैकड़ों लोग, 10-20 लोगों को मैंने इंजीनियर बनाया माननीय चंद्रशेखर जी के लेटर पैड पर लिखवा करके, डॉक्टर बनवाया वहां से। लेकिन अब तो यहाँ मायावती जी के करकमलों द्वारा तमाम मेडिकल कॉलेज खोले गए और प्राइवेट कॉलेजों का रास्ता साफ किया बहन जी ने। स्कूल बनवाई, डिग्री कॉलेज। उस समय आवास ऐसा बना, कांसी राम आवास, अंबेडकर गांव घोषित किया। यही अधिकारी लालटेन ले लेकर के गांव में घूमते थे और काम करवाते थे। आज देख लीजिए हालात क्या है। आज किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन होकर के सांड खेतों की खा जा रहे हैं। सचमुच किसान रात में लाइट लेकर के, डंडा लेके कड़कड़ाती हुई ठंड में खेत की रखवाली करता है। परसों में गया था, निभियावा में आग लगी थी। रात में 11 बजे पता चला, सवेरे 5 बजे में पहुंचा। जो भी मुझसे बना, मैं लोगों के बीच में बैठा। एक बच्चा नजर आया, मुश्किल से 10 साल का। वो पीछे बैग में कुल्हाड़ी रखे हुए था। हमने कहा, बेटा तुम ये कुल्हाड़ी क्यों रखे हो, कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा, खेत रखा के शाम को गल ली हैं, खेते सुतीला। अब बताइए, खेत की दूरी नदी के किनारे है, अकेला बच्चा कुल्हाड़ी लेकर के 10 साल का गया खेत की रखवाली करने। हमने कहा, कुल्हाड़ी क्यों लेके गए थे? तो कहा कि सणवा मारे आवला तो वही रख ले आई। अब आप बताइए, छोटे जिस बच्चे को कलम किताब लेकर के घर बैठना चाहिए, वो खेत की रखवाली कर रहा है। माँ बाप भी खेत की रखवाली में लगे हुए हैं। इस पर कम से कम ध्यान देना चाहिए। यह भारत का सबसे बड़ा स्लाटर मांस निर्यातक देश है। स्लाटर हाउस बड़े बड़े, उनको बंद नहीं किया जा रहा है। चाहे वो आंध्रा का स्लाटर हाउस हो, चाहे गाजियाबाद का हो, चाहे गोवा का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे कर्नाटका का हो। लाखों जानवर रोज कटते हैं, उनको बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन जहां किसान है वहां छाड़ छोड़ करके पाबंद लगा दिया जाएगा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप भेजेंगे तो विधानसभा के अंदर किसानों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, नौजवानों की समस्या, शिक्षा का स्तर आज गिरा दिया गया। दारू की दुकान नहीं बंद की जा रही है, सबसे पहले खोल दिया जा रहा है। और शिक्षा का मंदिर जो है उसको ताला लगा दिया जा रहा है। आने वाली पीढ़ी विकलांग हो जाएगी। शरीर स्वस्थ है लेकिन मानसिक रूप से वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं रहेगा। जब ज्ञान नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध ने कहा था कि शिक्षा में चरण में जाओ, शिक्षित बनो, बच्चों को शिक्षित करो, संगठन में रहो। उन्होंने ये नहीं कहा था कि अब किसी की हत्या करो, किसी को अपमानित करो। जियो और जीने दो का नारा दिया था उन्होंने। हम लोग उसी पथ पर चलते हैं। मान्यवर कांसी राम ने सोई हुई जनता को जगाया था, नहीं तो आज जनता सोई रहती, अपने अधिकार को ले नहीं लड़ती। अंबेडकर जी ने पूरे देश को ऐसा संविधान दिया जिसमें गैर बराबरी, ऊंच नीच सबको खत्म कर दिया। कोई नहीं बढ़ा, सब इसी माँ के लाल हैं, इस मिट्टी के लाल हैं। सबको इस दुनिया से एक दिन जाना है। ये ऐसा बगीचा है जिसमें हर तरह के फूल लगे हुए हैं। चाहे जो भी फूल, सब मुस्कुराते हैं इस मिट्टी में, और फूल खिल करके इसी मिट्टी में मिल जाता है। इसी तरह समाज है, तमाम जातियां हैं। भारत में 650 जातियां हैं और सारी जातियों को तमाम समान अधिकार है, सम्मान का, एकता का, विकास का, मन चाहे बोलने का। तो ये जान लीजिए कि ऐसा देश हमारा विश्व में कहीं नहीं है। सबसे बड़ा गणराज्य लोकतांत्रिक हिंदुस्तान है, भारत है। भारत माँ है, इसमें तमाम नौजवान हैं, तमाम धर्मों के लोग हैं। धर्म ये नहीं सिखाता किसी से बैर रखना। हम बुलबुले हैं इसके, या गुलसिता हमारा, ये किसी शायर ने लिखा था, वो सत्य है। एक से एक कवि हुए,
एक से एक ऋषि महर्षि हुए इस मिट्टी पर। राम भी इसी मिट्टी में पैदा हुए, कृष्ण भी इसी मिट्टी में पैदा हुए। सब लोग अपना अपना संदेश देकर चले गए, कोई टिका नहीं। और उन्हीं संदेशों पर देश चल रहा है, समाज चल रहा है। आज समाज इतना पहले कुंठित था कि आदमी ही आदमी से डरता था। पहले जानवर से डरता था, अब आदमी आदमी से डरता है। चाहे भाई ही क्यों न हो, उससे भी डर रहा है। रात में आप सो रहे हैं, अगर पेशाब करने बाहर निकले हैं, तो अगर आपका भाई बाहर पहले पेशाब पे निकला तो भाग के घर में हल जाएंगे कि आदमी दिखाई दे रहा है। पहले जानवर से डरते थे कि रास्ते में जा रहे हैं, कहीं जानवर, हिंसक जानवर मिल गया, अगर कोई 150 200 मीटर 400 मीटर पर कोई खोंकता था, तो लोगों की ताकत बढ़ जाती थी कि भाई कोई है, आवाज आ रही है, आदमी है, कोई आफत विपत पड़ेगी तो सहारा बनेगा। आज भाई भाई के हक को छीनना चाह रहा है, भाई भाई का हत्या कर रहा है, लूट कर रहा है, बलात्कार चरम सीमा पर है। पहले एक सीता का चिरहरण हुआ था, अरे क्या नाम है, अपहरण हुआ था, मैं तो उसको अपहरण करूंगा कहूंगा, तो पूरा देश रामायण की रचना हो गई। द्रौपदी का चिरहरण हुआ था तो महाभारत हो गया। आज तमाम माताएं बहनों का चिरहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। समाज में तमाम रावण पैदा हो गए, तमाम दुर्योधन पैदा हो गए, और समाज उनको सम्मानित कर रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ऐसे रावणों का अपमानित होना चाहिए। पहले गलत काम करने वाले का यही समाज हुक्का पानी बंद कर देता था, कोई हत्या कर देता था, किसी को कोई छिनैती कर लेता था तो लोग समाज से बहिष्कृत कर देते, उसका पानी नहीं पीते थे। तब जिसका सामाजिक बहिष्कृत हो जाए तो मरने जैसा हो जाता है। लेकिन आज गलत काम करने वाला ही माला पहनाया जा रहा है, हत्या करने वाले को माला पहना रहे हैं, बलात्कारी को माला पहना रहे हैं। तो यह समाज के लिए सबसे बड़ा गंदा घृणित कुकर्म है, और सरकार को चाहिए इस पर कड़े से कड़े कानून बनाकर इस पर रोक लगाए। और इसी शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि सगड़ी की जनता शंकर यादव को 2022 में 7 मार्च को हाथी की बटन दबा करके और शंकर यादव को विधानसभा पहुंचाने का काम करें। मैं सभी भाइयों के चरणों में प्रणाम करता हूं, सर्व समाज के लोगों में प्रणाम करता हूं। मेरे अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है कि मैं किसी एक जाति बिरादरी का। अब नेता जात बिरादरी देखने लगे, डीएम जात बिरादरी देखने लगे, जज डॉक्टर जात बिरादरी देखने लगे, डीएम जात बिरादरी देखने लगे, वकील जात बिरादरी देखने लगे, जज जात बिरादरी देखने लगे, तो समाज कहाँ जाएगा, क्या करेगा? ऊपर वाला ही मालिक है। तो अगर आप एक नेता चुनेंगे तो सगड़ी का विकास होगा, व्यवसायी चुनेंगे तो अपनी तिजोरियों को भरने का काम करेगा। जो सपना गांधी ने देखा था, जो सपना अंबेडकर जी ने देखा था, जो सपना कांसीराम जी ने देखा था, उस सपनों को साकार ज्योतिबा फुले ने देखा था। तमाम महापुरुष हैं जो सपना देखा था नई भारत की रचना के लिए। उसी सपने को साकार करने के लिए बहन मायावती जी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। उस विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उस विश्वास को मैं जीते जी जब तक जिंदगी रहेगी तब तक मैं उसको निभाता रहूंगा। और 2022 में बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सतत प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय समाजवाद, जय बहुजन, जय संविधान।